नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं फाइनेंशियल रेशियो का नेक्स्ट पार्ट जो कि है लेवरेज रेशियो। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में कवर किया है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को एंड डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज मैंने कवर किए हैं जो कि आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि है लेवरेज रेशियो। लेवरेज रेशियो में जो पहला पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। जी हाँ दोस्तों, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को डेब्ट सर्विस रेशियो या फिर डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो भी कहा जाता है। तो इसके बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता क्या है, इससे कंपनी के किन हालातों के बारे में पता चलता है, फाइनेंशियली किस तरह के हालात हैं, या फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से हमें कंपनी के किस चीज़ के बारे में फंडामेंटल कौन से फंडामेंटल पैरामीटर के बारे में पता चलता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं डेब्ट रिलेटेड है, तो कंपनी के ऊपर कितना डेट है, कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, वही सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। बट किस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है और किस तरह से पीयर टू पीयर कंपनी को कंपेयर किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपने देखा पिछले वीडियोज़ में कि फाइनेंशियल रेशियोज़ में हम जो कवर करने वाले हैं वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लेवरेज रेशियो, देन वैल्यूएशन रेशियोज एंड ऑपरेटिंग रेशियो। तो करंटली अभी हमने कवर कर लिया है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को और हम बढ़ रहे हैं लेवरेज रेशियो की तरफ। तो अब लेवरेज रेशियो में भी फर्स्ट पार्ट जो है वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। लेवरेज रेशियो में सबसे पहला पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। देन वी विल डिस्कस डेट टू इक्विटी रेशियो जो कि नेक्स्ट पार्ट में आएगा, एंड डेट टू एसेट रेशियो, एंड देन फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो जो कि लास्ट पार्ट होगा लेवरेज रेशियोज को। तो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता क्या है, इसका कैलकुलेशन कैसा होता है। वो फंडामेंटल एनालिसिस करते वक्त, किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते वक्त लेवरेज रेशियो को या फिर आप कह सकते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, पीयर टू पीयर कंपनी के कंपैरिजन में कितना होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसका मीनिंग क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता क्या है, इसका कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला आप देखो तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज नथिंग बट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है, जो भी कंपनी अर्निंग करती है उसमें से आप इंटरेस्ट एंड टैक्सेस पे करने के पहले जो अर्निंग होगा दैट इज योर ईबीआईटी। ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, मतलब इंटरेस्ट और टैक्सेस ना पे करो आप, उसके पहले आपके पास जो अमाउंट बच रहा है, ठीक है, लेट्स से कि एक्स वाई जेड अमाउंट बचता है आपके पास, तो ये एक्स वाई जेड अमाउंट होता है आपका ईबीआईटी, जो कि मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो बेसिकली आपको यही समझना है कि जो भी आपके ऑपरेटिंग इनकम होते हैं, ठीक है, जो भी रेवेन्यूज होते हैं उसमें इंटरेस्ट एंड टैक्स पे करने के पहले जो अमाउंट आपका एज ए अर्निंग दिखता है वो होता है आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है, दैट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, कितना आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो या फिर वो पर्टिकुलर कंपनी कितना इंटरेस्ट पे कर रही है। लेट्स से कि कंपनी कमा रही है 1000 रुपये, ठीक है, और कंपनी पे कर रही है 200 रुपये। ठीक है, 200 रुपये क्या पे कर रही है, 200 रुपये इसका इंटरेस्ट पे कर रही है, जो भी इन्होंने डेट लिया होगा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसका इंटरेस्ट पे कर रही है 200 रुपीज। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि कंपनी कमा तो रही है 1000 रुपये, उसमें से 200 रुपये पे कर दे रही है बैंक को, बच कितना रहा है उसके बाद 800 रुपये बच रहे हैं, मतलब अभी भी कंपनी जो है प्रॉफिटेबल है। ठीक है, अभी इसी केस में अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये कंपनी कमा रही है 1000 रुपये, बट इसका जो इंटरेस्ट पे करना है उसे 1200 रुपये पे करना है। ठीक है, तो अब 200 रुपये माइनस में ही जा रहे हैं, मतलब कमा रही है 1000 रुपये, बट बैंक को जो डेट का जो भी डेट इसने लिया है कंपनी ने, तो उसको इंटरेस्ट पे करना है 1200 रुपये। तो क्या ये फिजिबल है, मतलब आप कमा रहे हो 1000 रुपये लेकिन आपके घर के खर्चे हैं 1200 रुपये, तो वो तो चलने वाला है नहीं, मतलब आपको किसी ना किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, से सिमिलरली आप ये इमेजिन कर सकते हो किसी कंपनी के बारे में, कोई एक्स वाई जेड कंपनी है, ठीक है, वो कमा रही है 1000 रुपये, कमा रही है 1000 रुपये, एंड उसे इंटरेस्ट पे करना है 1200 रुपये, मतलब 200 रुपये फिर से कहीं से जुगाड़ करके या फिर किसी से डेट लेके, तो इस तरह से अरेंज करके
इसे अपने अर्निंग के अलावा 200 रुपये और पे करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, ऐसी ही कंपनीज बैंकरप्सी की शिकार होती है। अब ये बैंकरप्सी की शिकार क्यों हो जाएगी? बैंकरप्सी की शिकार इसके लिए हो जाएगी, क्योंकि इनका जो अर्निंग है वो मतलब जो भी इनके कैश इनफ्लो है, जो कंपनी के पास आ रहे हैं, जो भी अर्निंग है, जो भी इंटरेस्ट कंपनी को पे करना है उसके कंपैरिजन में कम है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि कंपनी के ऊपर ना जो डेट के बर्डन है, डेट का जो भार है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो कर्ज का भार है, ठीक है, ये कर्ज बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली क्या होता है कि वो कंपनी बहुत ही अच्छी होती है जिसके ऊपर कोई भी कर्ज नहीं होता है, कर्ज जीरो होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम ऐसी कंपनीज को देखते हैं जिसके ऊपर कर्ज कुछ भी नहीं है और उसके खुद के अर्निंग से सारे काम हो जा रहे हैं। जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी डेप्रिसिएशंस है, जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल से रिलेटेड ले लो, फाइनेंस कॉस्ट ले लो, जो भी कॉस्ट आते हैं रिवेन्यू के बाद, जो कि मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट में समझाया हुआ है। तो जो भी कॉस्ट आते हैं वो सब माइनस करने के बाद भी उसके पास इनफ अमाउंट में प्रॉफिट बचा हुआ रहता है, ठीक है, इनफ अमाउंट में प्रॉफिट बचा हुआ रहता है। दैट इज प्रिफर्ड एज ए वेरी गुड कंपनी एंड बहुत सारे इन्वेस्टर्स उसी तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। बट कुछ ऐसी कंपनी जो कमा रही है 1000 रुपए, ठीक है, बट उसको पे करना पड़ रहा है 1200 रुपये, तो कैसे चलने वाला है? तो काम तो चलेगा नहीं, क्योंकि उनके पास फिर नेक्स्ट ईयर के काम करने के लिए या फिर अपने ऑपरेशन को चलाने के लिए पैसे बचेंगे नहीं, फिर उन्हें और कर्ज लेना पड़ेगा। ऐसे करते करते कर्ज लेते लेते कंपनी जो है बैंकरप्ट हो जाती है, उनके पास पैसे ही नहीं रहते हैं ऑपरेशन करने के लिए, कंपनी के ऑपरेशन को चलाने के लिए, जो भी उनके डे टू डे या मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे जो भी खर्चे हैं उसे चलाने के लिए उनके पास पैसे रहते नहीं हैं, तो ऐसी कंपनी दिवालिया हो जाती है। तो आपको बेसिकली इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इसीलिए देखना होता है कि कंपनी के पास जो कैपेबिलिटी है या फिर फाइनेंशियली कितना लेवरेज्ड है, ठीक है, मार्केट से कितना पैसा उठा के रखा हुआ है और उसे कंपनी पे कर पा रही है कि नहीं, वो सारी चीजें आपको इससे समझ में आ जाती है, ठीक है। तो अब ये जैसा कि हमने बात किया कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, ये एक रेशियो है। रेशियो मतलब मान लो ये कंपनी कमा रही है 500 रुपये, ठीक है, और इसको इंटरेस्ट पे करना है 250 रुपीज, ठीक है, तो इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इट इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। इट इज ग्रेटर देन 1 मतलब क्या हो रहा है कि कंपनी कमा रही है 500 रुपये, उसमें से 250 रुपये इंटरेस्ट पे कर दे रही है, ठीक है, इंटरेस्ट पे कर दे रही है, फिर भी कंपनी के पास प्रॉफिट जो बच रहा है वो 250 रुपये का प्रॉफिट बच रहा है। मतलब कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल है, ठीक है। उसके डेट से लिए हुए कंपनी ने जो भी डेट उठाया हुआ है उसके इंटरेस्ट पे करने के बाद भी कंपनी प्रॉफिटेबल है, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है कि अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल रहेगी। लेट्स से सेकंड केस हम ये लेते हैं कि अगर जो इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है अगर वो लेस देन 1 रहा तो क्या होगा, तो उसे भी हम देख लेते हैं। लेट्स से अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर देता हूँ। जैसे कि एक कंपनी है जो कमा रही है 800 रुपये, ठीक है, एंड इसे पे करना पड़ रहा है 1000 रुपये, ठीक है। मतलब 800 रुपये इनकम है, जो भी अर्निंग है कंपनी की बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, वो 800 रुपये है या 800 करोड़ बोल लो आप, बट उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है 1000 करोड़ का, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे इसका जो रेशियो आएगा दैट इज 0.8। इसका मतलब क्या है? इट इज लेस देन 1। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है आईसीआर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज लेस देन 1 इन दिस केस, ठीक है। ये केस में ये लेस देन 1 है। लेस देन 1 है मतलब क्या हो रहा है कि जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ठीक है। तो इंटरेस्ट ज्यादा पे करना मतलब क्या हो रहा है कि जितना वो कंपनी कमा रही है उससे ज्यादा तो इंटरेस्ट ही पे कर रही है। अब इंटरेस्ट पे करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है क्योंकि अर्निंग तो कम हुआ है एज कम्पेयर टू इंटरेस्ट। मतलब 800 करोड़ उसने कमाया है बट उसको 1000 करोड़ पे करना है, तो 200 करोड़ कहाँ से लाएगी? तो उसके लिए भी उसे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा या तो फिर कहीं से कर्ज लेना पड़ेगा। तो इसी तरह से एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना, फिर दूसरे कर्ज को चुकाने के लिए तीसरा कर्ज लेना, इस तरह से कंपनी बैंकरप्सी की तरफ बढ़ती जाती है।
तो बेसिकली आपको ध्यान यही देना है कि जब भी आप इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में देख रहे हो, इट शुड बी ग्रेटर देन 1, इट इज प्रिफर्ड। ठीक है, हमेशा ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अगर ये 2 से 3 से ज़्यादा होती है तो वेरी गुड कंपनी, मतलब कंपनी बहुत ही कैपेबल है अपने अर्निंग से इंटरेस्ट पे करने के लिए, और इंटरेस्ट पे करने के बाद भी कंपनी काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेगी और उसके दिवालिया होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो आप जब भी अपने पोर्टफोलियो बनाते हो या फिर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जाते हो, तो ये चीज़ ज़रूर देखना चाहिए। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, ये सारे डेटा आपको मिलेंगे कहाँ, तो वो भी मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एंड हम अपने screener.in के वेबसाइट पे चलते हैं। वहाँ पे हम इनकम स्टेटमेंट ओपन करेंगे एक रैंडम कंपनी का, और वहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए अपने वेबसाइट पे चलते हैं। तो ये हम आ चुके हैं अपने स्क्रीनर के वेबसाइट पे। यहाँ पे सिंपली मैं कोई भी रैंडम कंपनी का नाम ले लेता हूँ, जैसे कि SBI का, एस बी आई बैंक का मैं ओपन कर ले रहा हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड इसमें मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ओपन कर लेता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जब मैं जाता हूँ तो यहाँ पे एक्सपेंस का ऑप्शंस है। ठीक है, और इंटरेस्ट का भी ऑप्शन है, मतलब कंपनी जो इंटरेस्ट पे कर रही है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखो जो रेवेन्यू हुआ है कंपनी का, ये है 439,189। ठीक है, तो ये जो फिगर है ये रुपीस इन करोड़ है, मतलब 4,39,189 करोड़ का कंपनी को जो है रेवेन्यू जनरेट किया है कंपनी ने। एंड उसमें इंटरेस्ट पे कर रहा है ये 2,59,736 रुपये का। ठीक है, ये करोड़ में है। ठीक है, तो इसके साथ ही अब जब देखोगे 439,189 माइनस 259,736 आप करोगे तो 239,750 आता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है कि ये जो रिवेन्यू है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, बेसिकली ये जो रिवेन्यू जनरेट हुआ है वो उसमें से इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जो टैक्सेस यहाँ पे आपको दिखाई देंगे 25%। तो यहाँ पे आप बेसिकली देख सकते हो कि जो भी कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है उसमें आफ्टर इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, ये इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया है। इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद कितना अमाउंट बच रहा है, 91,240 करोड़ रुपीस यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स बच रहा है। ठीक है, बट अपने को बिफोर इंटरेस्ट भी करना है, तो अभी इंटरेस्ट माइनस हो चुका है इसमें से, तो हम क्या करेंगे 259,736 जो है वो ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है, 259,736 ऐड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, एक कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कैलकुलेटर ओपन करने के बाद अगर मैं 91,240 प्लस 259,736, ठीक है, तो ये आता है 350। राउंड फिगर हम लोग लेके चलते हैं, 350 करोड़ आ रहा है यहाँ पे, या 976 है, 351 भी ले सकते हैं, 350 पकड़ते हैं। ठीक है, तो 350 करोड़ का 350,000, ठीक है, 350,000 करोड़ का यहाँ पे इसका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस दिखाई दे रहा है। अब इंटरेस्ट पे किया है कितना है, 259 है, तो इसको 260 राउंड फिगर ले लेते हैं। ठीक है, तो 350 डिवाइडेड बाय 260 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 350 डिवाइडेड बाय 260 कर देते हैं, ये आता है अपना 1.346, मतलब 1.35 के आसपास। तो इट इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो आपका आ रहा है यहाँ पे, जैसे हमने कैलकुलेट किया, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ICR जो आ रहा है आपका, इट इज ग्रेटर देन 1, दैट इज कितना आया, 1.35 आया। तो इसका मतलब क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज इनफ कैपेबल टू पे इट्स इंटरेस्ट। ठीक है, जो भी इन्होंने डेट वगैरह लिया होगा कोई भी माध्यम से, चाहे वो गवर्नमेंट बॉन्ड के माध्यम से हो, चाहे वो RBI से लिया हो। ठीक है, तो इस तरह से कहीं से भी किसी भी सोर्सेज से अगर उन्होंने डेट लिया है, तो उसके इंटरेस्ट को पे करने के बाद भी उसके पास इनफ अमाउंट में प्रॉफिट बचा हुआ रहता है। ठीक है, प्रॉफिट बचा हुआ रहता है, एंड दिस काइंड ऑफ कंपनी इज वेरी गुड। एंड इसमें कभी भी, इस तरह की कंपनीज में कभी भी दिवालियापन की स्थिति ओपन नहीं होती है, दिवालियापन की स्थिति नहीं आती है। ठीक है, तो कभी भी आप जब किसी कंपनी के बारे में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जब फाइंड आउट करते हो, तो आप देख लो कि उसके ऊपर इंटरेस्ट का और डेट का, ठीक है,
कर्ज का कितना बर्डन है, उस कर्ज के लिए कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, और वो जो इंटरेस्ट पे हो रहा है क्या वो उसके अर्निंग से कम है या ज़्यादा है, ठीक है? अगर अर्निंग से ज़्यादा रहेगा तो डेफ़िनेटली वो कंपनी जो है और कर्ज में डूबती हुई चली जाएगी और दिवालिया हो जाएगी एक दिन। बट अगर उसका इंटरेस्ट जो है या फिर जो भी कर्ज के बर्डन है उसके अर्निंग से बहुत कम है, तो डेफ़िनेटली ऐसी कंपनी जो है अपने कर्ज को ख़त्म भी कर लेती है बहुत जल्दी और बहुत ही तेज़ी से ग्रो भी होती है। तो इस तरह से आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हेल्प करता है किसी भी कंपनी को इवैल्यूएट करने में कि इस कंपनी में आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस तरह से इसके ऑपरेशंस ऑपरेट हो रहे हैं एंड किस तरह से इसके अर्निंग प्रॉफिट्स हैं। तो ये कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी आप ऐसी स्थिति में देख सकते हैं कि कंपनी का जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है वो किस तरह से है, 10 ईयर्स में कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, 5 ईयर्स का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रॉफिटेबल कंपनी है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब भी आप इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करते हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को डेब्ट सर्विस रेशियो या फिर डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो क्यों कहा जाता है, ठीक है? क्योंकि डेफ़िनेटली ये डेट से रिलेटेड एक रेशियो है जो हमें कंपनी के फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बताता है। कंपनी कितना फाइनेंशियली लेवरेज्ड है मार्केट में या किसी बैंक के थ्रू या फिर किसी भी सोर्सेज़ के थ्रू जहाँ से उन्होंने अपना कर्ज उठाया हुआ है। तो कितना ज़्यादा लेवरेज है वो सारी चीज़ें आपको पता चलती है और ये भी पता चलता है कि उस कंपनी में आपको अपने पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, ठीक है? तो आई होप आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो डेफ़िनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें या फिर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर भी कनेक्ट हो सकते हैं या फिर जहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे भी आप अपने कमेंट डेफ़िनेटली डाल सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इसी तरह से फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेवरेज रेशियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।